सर्दियों की दस्तक अब दिल्ली एनसीआर के लिए खतरे की घंटी जैसी होती जा रही है। 2 साल पहले दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने की खातिर ऑड इवन लागू किया गया। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री बैन कर दी, लेकिन दिल्ली में धुएं और धुंध पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सांस लेना दुश्वार हो गया है और इसका साइड इफेक्ट खौफनाक हादसों के रूप में सामने आ रहा है। गाड़ी ठुकी है, आगे कोई रेड लाइट वगैरह लगा दीजिए कुछ। पीछे से गाड़ियां रुकनी चाहिए ना इनको। अरे टोल बने करो, पीछे से गाड़ियां रुकनी चाहिए ना इनको। अरे टोल बने करो। गाड़ी ठुकी है, आगे कोई रेड लाइट वगैरह लगा दीजिए कुछ। पीछे से गाड़ियां रुकनी चाहिए ना इनको। अरे टोल बने करो। क्या कर प्रदूषित धुंध ने आज यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को अंधा कर दिया। विजिबिलिटी कम होने के चलते एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराईं। गाड़ी ठुकी है, आगे कोई रेड लाइट वगैरह लगा दीजिए कुछ। पीछे से गाड़ियां रुकनी चाहिए ना इनको। अरे टोल बने करो। इस हादसे के बीच दिल्ली की हवा पूरी दुनिया में कुख्यात रही। स्मॉग के चलते सांस लेने में कोई परेशानी होती है। दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हवा में प्रदूषण का स्तर लाल निशान के पार न हो। विजिबिलिटी कम होने से हवाई उड़ानों और ट्रेनों का टाइम टेबल भी ध्वस्त होने लगा है। ये पूरे हालात दिल्ली और एनसीआर में है। दिल्ली जैसा ही हाल एनसीआर के बाकी शहरों का है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में भी धुआं, धूल और धुंध का कॉकटेल जानलेवा होता जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल रविवार तक हालात में सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी। दिल्ली की ईपीसीए ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने और मेट्रो का किराया कम करने की सिफारिश की है। किसानों से अपील की जा रही है कि वो खेतों में पराली न जलाएं। दिल्ली सरकार ऑड इवन फिर से लागू करने के बारे में सोच रही है और हेलीकॉप्टर से दिल्ली में पानी का छिड़काव कराने की योजना भी विचाराधीन है। फिर भी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांस कब तक अटकी रहेगी। तो मेरे साथ इस महाबहस को करने के लिए ऋचा पांडे जी मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार जिनकी है उस पार्टी से। मेरे साथ डॉक्टर डी साहा हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं ईपीसीए के, वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर गुलाब गुप्ता हैं, जाने माने फिजिशियन हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। और उस्मान नसीम साहब है, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। सबसे पहले मैं डॉक्टर कोठारी आपके पास डॉक्टर गुप्ता, गुलाब गुप्ता जी आपके पास जाना चाहूंगा। ऐसे में क्या करें? भाई स्कूल तो बंद हो गए, हम समझ गए कि बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। कितनी देर तक उनको एयर प्यूरिफायर के साथ कमरों में बंद किया जाए? और एयर प्यूरिफायर भी कोई सॉल्यूशन अंतिम है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सोल्यूशन नहीं है। हमें इसके लिए पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए था। और ये उन सब लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जो पहले से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनकी जरा भी टॉलरेबिलिटी अगर एयर में ऑक्सीजन कम हुई, जो कि ऑलरेडी कम है, तो तुरंत उनके एस्थमेटिक अटैक और हाथ पांव नीले पड़ जाना, जीभ पड़ जाना, नीले पड़ जाना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए उनको या तो बेहतर तो ये है कि बाहर ना निकलें, घर में जब तक रहें एयर प्यूरिफायर लगाएं, बाहर निकले तो फेस मास्क लगाएं। फेस मास्क में भी कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसमें पार्टिकल साइज कम होता है, दैट इज N95, बट दैट इज नॉट इजिली अवेलेबल एंड दैट मे बी सफोकेटिंग फॉर सर्टेन पर्सन। कुछ लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक लगता है, तो सिंगल मास्क या उसमें डबल मास्क भी लगाया जा सकता है। और बाहर निकलने से पहले खास करके वो लोग जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या जो लोग पफ यूज करते हैं वो ना निकलें तो ज्यादा अच्छा है। और निकले तो अपनी तैयारी के साथ निकलें। और अगर घर में किसी को रहते हुए भी ये प्रॉब्लम हो रही तो तुरंत नजदीक के डॉक्टर से मिले या इमरजेंसी में जाए। घर में आप रह के कुछ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे।
तो ये आप कहते हैं कि अगर कोई भी हल्की सी भी तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। कम से कम टेलीफोन तो कर ही सकते हैं, अगर आप जाने की हिम्मत वहां तक नहीं कर रहे हैं तो। मेरा सवाल ऋचा आपसे है, आप सरकार की स्पोक्स पर्सन है, आप पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो दिख रहा था कि ऐसा होगा, इसकी डेट्स भी प्रेडिक्ट करी जा चुकी थी, पर सवाल ये है, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए भी बोल रहा हूं कि हम आग लगने पर कुआं क्यों खोदने जाते हैं? जी, बिल्कुल सही सवाल है और वाजिब सवाल है। और पिछले साल भी आपने एक शो किया था जिसमें दिल्ली में जब पोल्यूशन हुआ था, आपको याद होगा, दिवाली के आसपास इससे भयावह स्थिति थी, और उस स्थिति को निपटने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी का गठन किया था जिसको हम ग्रेडेड एक्शन प्लान बोलते हैं, ग्रैप बोलते हैं। और ईपीसीए जो है, जिसमें सुनीता नारायण जी सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर भूरेलाल हैं उसके चेयरमैन हैं, ईपीसीए पिछले 19 सालों से प्रदूषण, वायु प्रदूषण पे काम कर रही है। तो ये बॉडी का गठन हुआ क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि दिल्ली एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से दिल्ली अलग अलग राज्यों से घिरी हुई है। अगर हरियाणा में पराली जलाई जा रही है और किसानों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है हरियाणा की सरकार या पंजाब की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, तो वो इफेक्ट दिल्ली पे आएगा, या अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है तो वो इफेक्ट उन पे जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉडी का निर्माण किया कि फरवरी से ही क्यों ना तैयारी शुरू कर दी जाए कि ये स्थिति ना आ पाए। परंतु क्या हुआ, तैयारी बहुत सारी की गई, नोटिफिकेशंस जारी हुए। दिल्ली में तो पटाखों का बैन, बड़ी बड़ी शादियां होती हैं दिल्ली में आप जानते हैं, और बड़े बड़े पटाखों की लड़ियां यहां फोड़ी जाती थी पहले, तो उस पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के समय बोला कि बैन लगाना चाहिए, परंतु कुछ पार्टियों ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने जाके पटाखे भी बांटे। बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं कर रही हूं, परंतु मैं पॉइंट ये कहना चाह रही हूं कि जो सरकारें अगर अपने किसानों के प्रेशर में आ रही हैं और पराली जलाने पे उन पे रोक नहीं लगा पा रही है, और 2,500 की पेनल्टी नहीं लगा पा रही हैं किसानों के ऊपर, पराली पिछले साल की अपेक्षा इस साल डबल है, दुगना है, और इसीलिए आज ये स्थिति आई है। क्योंकि हम हेलीकॉप्टर से कितना छिड़काव कर लेंगे, ये कोई पार्क या छोटा सा ग्रीन हाउस तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ा अगर आप हेलीकॉप्टर से स्टेट है। छिड़काव करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। छिड़काव करने के लिए हमारे पास, मैं आपसे बता रहा हूं क्योंकि अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर आप सरकार ऐसा करना चाहती है तो उन्हें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं, अगर वो देते कर सकते हैं। बिल्कुल दीपक जी, हमारा आज ये स्टूडियो जहां हम बैठे हैं ये नोएडा में है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी छिड़काव करेगी? क्योंकि नोएडा की स्थिति भी बहुत खराब है, ग्रेटर नोएडा की स्थिति भी बहुत खराब है। आप हिसार तक चले जाइए, आज पंजाब पूरा काला हुआ है। हरियाणा की कल की फिगर्स मैंने देखी, 7 लोगों की डेथ हो गई वो रोड कोलिजन में। तो ये इंडो जाइगेंटिक प्लेन का इशू है, ये दिल्ली एनसीआर का इशू है, ये 4-5 स्टेट्स का इशू है, सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है। आज तो दिल्ली का AQI जो है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर भी बेटर है एज कंपेयर टू ग्रेटर नोएडा, एज कंपेयर टू हिसार, एज कंपेयर टू सोनीपत। स्थिति बहुत खराब है, परंतु अगर इसी तरह पराली जलाई जाएगी, आज के दिन की मैंने सुबह अखबार में देखा कि कितनी ज्यादा पराली कल जलाई गई है, उसमें कोई रोक नहीं है। और एक और चीज बोलना चाहूंगी कि हम वही कर रहे हैं, हम अपनी टोपी दूसरे पे पहना रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी टोपी दूसरे के साथ दिल्ली में पोल्यूशन जिन चीजों से होता है वो है डस्ट पोल्यूशन, ठीक है। दूसरा है आपके पावर प्लांट्स चलने के लिए, जेनसेट चलने के लिए आपके पावर प्लांट्स पे काम हमने बंद कर दिया है। आप जेनसेट्स हमारे वहां दिल्ली में बैन हो गए हैं। डस्ट पोल्यूशन अगर स्मोक से आता है या जो लैंडफिल साइट्स है उनको जलाने के लिए आता है, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। 50% हिस्सा रोड डस्ट का है, ठीक है, 7% गाड़ियों का प्रदूषण। आप कहते हैं पार्किंग फीस बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, सब कर दीजिए, गाड़ियों को बंद कर दीजिए, ऑड इवन कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% प्रदूषण रोड डस्ट का है। अब मुझे बताइए कि आपने एक मैकेनाइज्ड वैक्यूम क्लीनर मंगाया है, सड़कों पर धूल साफ होते मैंने आज तक नहीं देखी। कहाँ गया वो वैक्यूम मैकेनाइज्ड वैक्यूम क्लीनर? मैकेनाइज्ड वैक्यूम, मैं आपको अपने चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ रही हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम सब जिम्मेदार हैं। आप ये भी कहेंगे कि चलिए डीटीसी की बसेस नहीं अभी तक आई जितनी आनी चाहिए, परंतु इसके अलावा भी 15 पॉइंट्स थे जो दिल्ली सरकार ने किया। कुछ चीजों पे डिले हुआ है, परंतु और जितने पॉइंट्स थे वो सब किए हमने। परंतु बात यह कि जो हरियाणा को एक पराली जलाने पे किसानों को रोक सकती थी, 60% कंट्रीब्यूट आज मेरी सांसों में, मैं आपसे ये भी जानूंगा, ऋचा जी,
मुझसे उस्मान जी बात करना चाहते हैं, उस्मान नसीम साहब बात करना चाहते हैं। वो सीएससी के हैं और सीएससी की अध्यक्षा माननीय सुनीता नारायण जी हैं, जो हमारी मित्र भी हैं, जो ईपीसीए की आपने कहा कि सचिव हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं उस्मान नसीम साहब कि ये तो हम देख रहे थे कि आने वाला है, ये तो हम देख रहे थे कि आने वाला है, लेकिन हम नींद से क्यों नहीं जागे साल 2 साल के अंदर में, ये जानना चाहता हूं। देखिए, मैं रिचा जी कई तर्क दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी मैं शुरुआत करता हूं जी। मैं आपको बताता हूं दीपक जी, जो स्थिति आज बनी है दिल्ली में, कल से परसों से जो बनी है, ये इस वर्ष की कहानी नहीं है, ये पिछले 2-3 वर्ष से आ रहे हैं, दिल्ली में हो रहा है। रही बात दिल्ली सरकार के एक्टिव होने की, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी एक्शंस हैं, आप दिल्ली में डीजल जेनसेट्स की बात कीजिए, ट्रक्स की एंट्री की बात कीजिए, ये सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली सरकार ने एक्टिव होकर कर रहा है, तो माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। दूसरी चीज, जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की आप बात कर रहे हैं, वो पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने ईपीसीए से बोला कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हेल्थ इमरजेंसी हो गई है, बट हमारे पास कोई एक्शंस नहीं है, हम करें क्या। उसके बाद ईपीसीए जो सुनीता जी, भूरेलाल जी ने बैठ के एक वो पूरे एजेंसी से डिस्कस करके एक प्लान बना, जो अभी आ गया है और उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दिल्ली पे प्रदूषण सिर्फ हमारी जो पंजाब है या हरियाणा में पराली की वजह से हो रहा है, तो माफ कीजिएगा, ये बहुत गलत है। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आप ठीकरा फोड़ दें हमेशा आके। देखिए, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान सिर्फ स्टबल बर्निंग की बात नहीं करता, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, वो पावर प्लांट्स की बात कर रहा है, वो इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, वो रोड स्वीपिंग की बात कर रहा है। आज आप देखिए, दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी में जितने भी रोड्स में आप चले जाइए, खुदे पड़े हैं रोड्स, कोई भी स्वीपिंग एक्शन, आप वाटर स्प्रिंकलिंग की बात करते हैं, अरे आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताइए। एक आपने 4 मशीन्स खरीदी रोड स्वीपिंग की, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस एक मशीन जो कवर करता है वो 7 किलोमीटर है। आप कहां से उससे 1400 किलोमीटर 4 मशीन से पूरा कवर कर देंगे विंटर्स के बीच में। हमेशा देखिए, एलजी के ऊपर या दूसरी सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ देना बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए कि वर्ष 1998 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली में 10,000 बसेस खरीदिए। 2013 से आज का ये टाइम आ गया है कि हमारी राइडरशिप 34% घट गई है। पिछले, जब से, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली सरकार में पिछले 3 वर्ष से एक भी बस खरीदी नहीं गई है। ईपीसीए जिसकी आप बात कर रही हैं, भूरेलाल जी कमेटी ने पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करी कि दिल्ली सरकार के पास 1600 बसेस खरीदने के डिपोज हैं। आपका जो तर्क था कि हमारे पास डिपोज बनाने के लिए जमीन नहीं है, वो तर्क भी आपका वहां फेल हो गया है। आप ये बताइए कि हमने कहां एक्शन लिया है। डीजल जेनसेट्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ईपीसीए के डायरेक्शन दिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन है। ये सब स्थिति सिर्फ हमारे बराबरी स्टेट्स की नहीं है, हमारी जो अवहेलना हो रही है, एनफोर्समेंट नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर आप बढ़ चढ़ के ये बोलें कि दिल्ली सरकार ने सब कुछ कराया और दूसरे स्टेट्स पे आप इसका उन पे इसका पूरा इंपैक्ट डाल दें, उनको बता दें, तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। दीपक जी देखिए, ईपीसीए बहुत ही अच्छी बॉडी है। पिछले 19 सालों से ईपीसीए का गठन हुआ है और किसी इतनी अच्छी बॉडी ने 19 सालों में अगर एयर पोल्यूशन इस स्थिति पे आ गया है, तो वो क्या कर रही है वो मुझे नहीं पता। मैं इतनी समझदार और पढ़ी लिखी नहीं हूं। मुझे केवल एक चीज पता है कि ठीक है, ग्रेडेड एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसके बाद जो हमें एडवाइस दी दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार ने वो एडवाइस एज इट इज फॉलो की है। परंतु क्या हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ने एक भी गाइडलाइन फॉलो की है? उसका भुगतान आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। ये आपको समझना चाहिए और इस बात पे भी बात होनी चाहिए। आप एनफोर्समेंट की बात करते हैं। भूरेलाल जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, और मैं वो लिखित इंटरव्यू है, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा था कि वो लिखित इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल एमसीडी की एक्शन से नाखुश हूं, क्योंकि वो खुद ही अपने लैंडफिल्स जलाते रहते हैं। तो जब भूरेलाल जी कह रहे हैं मैं नाखुश हूं, जो कि ईपीसीए के चेयरमैन है और इतने माननीय है, तो ईपीसीए इस पे क्या एक्शन ले रही है मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि 50% जो डस्ट का पॉल्यूशन है, उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया पिछले 2-2.5 सालों में, जब से आपकी सरकार है। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए रिचा जी एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। रिचा जी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप फुल फ्रेम उस तस्वीर को दिखाएं। ये तस्वीर अभी अभी आई है, नासा की ये तस्वीर है और ये भारत का नक्शा है और उसके ऊपर ये छाया हुआ है। देखिए, ये धुंध छाया हुआ, इसको इंडो जाइगेंटिक प्लेन्स बोलते हैं, जिसकी मैंने बात की कि जब आप लोग दिल्ली करते हैं तो
देश जो है वो लैंडलॉक, हमने तो टेरिटरीज अभी बनाई हैं, परंतु जो ज्योग्राफी है वो इंडो जाइगेंटिक प्लेन है, जो आपको दिख रहा है कि वहां पाकिस्तान से लेकर आपका उत्तराखंड तक और नीचे आप यहां देखिए यूपी तक, ये पूरा का पूरा एमपी बॉर्डर तक जा रहा है। ये इंडो जाइगेंटिक प्लेन है। अगर पराली पाकिस्तान में भी जलती है तो वो भी आके दिल्ली और आपके मध्य प्रदेश तक जाती है। तो ज्योग्राफिक कंडीशंस पे हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। हम एक छोटे से लैंडलॉक स्टेट के ऊपर ठीकरा नहीं छोड़ सकते। यही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं 50% अगर आप डस्ट पॉल्यूशन भी बचा लेती ना, 50%, तो भी थोड़ा सा शांति मिलती। पीडब्ल्यूडी वाले अगर थोड़ा सा वो कर लेते ना, और एमसीडी और दिल्ली सरकार झगड़ती नहीं रहती ना, और एलजी और उसके अधिकारों की लड़ाई नहीं होती ना, तो शायद परिस्थितियां दूसरी होती। उस नाम को मैं जोड़ना चाहता हूं, काउंटर देना चाहूंगी बहुत छोटा सा। दिल्ली सरकार 2015 में आई है, उससे पहले का जो 1 साल था उस वक्त कोई सरकार नहीं थी। 2014 से 15 राष्ट्रपति शासन था एक तरह से। वो जो टाइम था उस वक्त तो कोई काम नहीं हुआ। मैं एग्री करता हूं, उस वक्त कोई काम नहीं हुआ। उस वक्त क्यों? उस वक्त भी पोल्यूशन तो था। मैं एग्री करता हूं। हम ये नहीं कह सकते कि पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया। बहुत सारे रीजंस। मैं यहाँ ये बोलना शुरू करूंगी, एक एक पॉइंट आपको बताना शुरू करूंगी कि किस तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, किस तरह 37,000 एम्प्लॉयज ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। तो आप कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल हो रही हूं, मैं अपना पल्ला झाड़ रही हूं। मैं बिल्कुल नहीं झाड़ रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि रियल एस्टेट डेवलपर्स गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, नोएडा में है, आज तक किस पे पेनल्टी लगी है? कितने लोग ग्रीन कवर लेकर वहां पर प्रॉपर चीजों को फॉलो करते हैं? किस सरकार ने? हम तो कर रहे हैं ना। आपने आप बुलाइए बीजेपी बिल्डर नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्डर नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्डर नहीं कर रहे। सरकार मैं सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना चाहता हूँ, और डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी मेरे से एग्री करेंगे। मेरी सिर्फ ये कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी और मेट्रो वेट्रो ने जो सड़कें खोद रखी हैं, दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाओ आप, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंधाधुंध, और 90% उसमें सरकारी है। 90% दिल्ली में तो कम से कम सरकारी है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसका आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि बीजिंग में भी यही हाल है, लेकिन बीजिंग ने क्या क्या स्टेप्स लिए। डॉक्टर गुप्ता मुझे ये बताइए कि ये हालात अगर इसी तरह के बने रहे तो घरों में भी प्रॉब्लम होने लगी। बिल्कुल, घर में भी नहीं रह पाएंगे भाई। अब अल्टीमेटली एयर तो घर में जो जा रही है वो बाहर की तो हवा जा रही है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बाद में मिलेंगे। लंग्स हमारे बिल्कुल चोक्ड हो जाएंगे, ब्रेन सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, थॉट प्रोसेस कम हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाएंगे। दोज हु आर ऑलरेडी इन कंप्रोमाइज स्टेज, जिनकी ऑलरेडी कंप्रोमाइज स्टेज में है, जो नॉर्मल तो चल रहे हैं, जरा भी उनकी ऑक्सीजन लेवल और कम हुई या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और बढ़ा उनका, तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, घर के अंदर भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और उन्हीं के लिए क्यों सर? आप ये देखिए ना कि दिल्ली के 85% पॉपुलेशन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं वो इस तरह छोटे छोटे घरों में रहते हैं जहां आप एयर प्यूरिफायर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या हमारे लिए 2 जून का खाना नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हम एयर प्यूरिफायर दे रहे हैं। तो नोटबंदी ने तो उन पे वैसे ही मार रखी है, परंतु आज जो दिल्ली पोल्यूशन है, एक बात कहना चाहता हूं, पोल्यूशन है, आपकी पार्टी डबल चेक। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे थोड़ा आज कहने दीजिए, मुझे थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा है। अगर मैं गलत होऊंगा तो पब्लिक अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। मेरे साथ सिर्फ इतना कहना है कि हमारी सरकारें रोटी नहीं दे सकती, न दे, कपड़ा नहीं दे सकती, न दे, मकान नहीं दे सकती, न दे, रोजगार नहीं दे सकती, न दे, लेकिन ऐसी तो हवा दे दे जिसपे हम सांस ले पाए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। हवा और पानी का, हवा और पानी का तो हक हर एक का हक है। हवा पानी सब चीज का हक है, भूमि का भी हक है, खाने पीने का भी हक है। नहीं रहा परंतु मैं तो बेसिक चीज बात कर रहा हूँ कि आदमी बना किससे है। अगर वो सांस लेना बंद करता है तो उसकी मौत सुरक्षित है। डॉक्टर गुप्ता, कितनी देर में एक आदमी की मौत हो जाएगी अगर उसकी सांस रुकी तो? मुश्किल से 3 मिनट। मुश्किल से 3 मिनट। तो ये देखिए, मुश्किल से 3 मिनट। पर दीपक भाई, ये तो एक मैन मेड डिजास्टर है ना। जी मैं, ये किसी ने तो बनाया है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। ये तो किसी ने बनाया है। अगर आप, ठीक है, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डस्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, अगर आज गडकरी जी ने बोला है कि हमें हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम उसको सब्साइड कर सकते हैं, परंतु टू सम एक्सटेंट। परंतु जो पंजाब से लेकर आपके मध्य प्रदेश तक काला धुआं छाया ना, अभी हमारे पास इतना बड़ा मैनमेड हेलीकॉप्टर नहीं है कि वो सारे जगह उसको धुन को नीचे मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि हमारा लैंड लॉक इस तरह का है, हमारा लैंड लॉक इस तरह का है, परंतु इसलिए हमको दिल्ली के लिए डायनामिक सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। हम राजस्थान पे नहीं जा सकते, हम हरियाणा पे नहीं जा सकते, हम बाकी जगहों पर नहीं जा सकते, वो अलग अलग तरह की स्टेट्स हैं। लेकिन दिल्ली के लिए हमको फास्ट ट्रैक एक्शन प्लान तैयार करना ही होगा, वरना ये दिन भी आ जाएगा ऋषा पांडे जी, और आप मुझसे एग्री करेंगे कि लोग
लोग सांस की मतलब हवा की गंदे होने के चलते मरने लगे। बिल्कुल वो दिन आ जाएगा और आज जिस तरह दिख रहा है वो आ सकता है, परंतु मेरा भी तो एक सबमिशन है जो आप इसको बिल्कुल आप साइड में कर रहे हैं कि अगर पराली पे कंट्रोल कर लिया जाता और हमें पता था कि 25 दिन का पीरियड होता है पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए जिसमें उनको पराली जलाना पड़ता है। गवर्नमेंट्स ने पैसे भी लिए हुए हैं, सब्सिडी भी ली हुई है, हर चीज लेने के बाद और कांग्रेस गवर्नमेंट जो अभी अमरिंदर जी हैं उन्होंने तो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लिया है किसानों के प्रति, पर वहीं के किसान तो सफर कर रहे हैं और वहीं की जनता सफर कर रही है। दिल्ली की जनता तो चलिए कुछ ना करने के बावजूद भी सफर कर रही है, पर क्या हरियाणा और पंजाब की जनता सफर नहीं कर रही है? ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमको दिल्ली के लिए डायनेमिक सॉल्यूशंस की जरूरत है। दिल्ली और एनसीआर के लिए जो ईपीसीए कर रही है, मैं उस्मान से पूछूंगा, ये सवाल उस्मान से पूछूंगा कि ईपीसीए ने क्या किया, ईपीसीए ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो मेरे साथ डॉक्टर गुलाब गुप्ता जुड़े हुए हैं, जाने माने फिजिशियन हैं। थोड़ी ही देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आचार्य बालकृष्ण जो योगा के एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, कैसे इस हवा से बचा जाए। और दूसरी चीज, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, और इस चीज के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनकी क्या सलाह है वो दोनों हम आपको दिखाएंगे। सांसें अटकी हुई है, हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं दिल्ली और एनसीआर में, और कई लोगों की मेहरबानियों का हमें इंतजार है। दिल्ली एनसीआर को कई सरकारों की मेहरबानियों का इंतजार है ताकि वहां के लोग सांस ले सकें, लेकिन अब सर तक बात आ गई है, गले तक पानी आ चुका है और नाक तक पानी घुस रहा है। जब नाक में पानी घुसने लगे और आपकी मौत सुनिश्चित हो जाए तब आदमी देखता है कि भागने में कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका क्या है उसी को हम बताएंगे। सीधे चलते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के पास, उनसे बात की है हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने, जिनसे ये जानने की कोशिश की है कि ऐसी स्थिति में आप किस तरह की मेडिकल एडवाइस ले। डॉक्टर गुप्ता ने हमको बताया, आप सुनते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को जो इसी के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के डायरेक्टर और रिनाउंड से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन सीवियर कंडीशन में आ चुका है, तो क्या ये मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं और क्यों? अगर हम अभी लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन देखें पिछले कुछ दिनों में, तो वो वेरी स्वेयर या वेरी पोर रेंज में है। इसका ये मतलब है कि ये जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है ये हमारे हेल्थ पे डायरेक्ट असर कर रहा है, इसलिए एक टाइप की ये मेडिकल इमरजेंसी है। और एयर पोल्यूशन का लॉन्ग इफेक्ट क्या है? लॉन्ग इफेक्ट ये है कि सांस की नाली में सोजिश हो जाती है जो क्रॉनिक रहती है, जिससे दमे टाइप के सिम्टम हो जाते हैं। कई लोगों को फिर क्रॉनिक कॉफ हो जाता है, खांसी सालों साल रहती है, सांस की तकलीफ होती है, तेज चलने पे सांस चढ़ जाता है, और क्रॉनिक इफेक्ट से सांस जो खून की नाली है उसमें सोजिश हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक के सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो ये एक और रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट अटैक। जैसे हम स्मोकिंग को एक रिस्क फैक्टर मानते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को रिस्क फैक्टर मानते हैं, लिविंग इन दिस एनवायरमेंट फॉर मेनी ईयर्स, कि अगर हम कई साल दिल्ली जैसे शहर में जीते रहे तो हमारे हार्ट पे असर पड़ने के चांसेस आम आदमी से ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार में कई तरह के मास्क अवेलेबल हैं, कौन सा मास्क लोग पहने? मास्क कई टाइप के मास्क हैं, N99, N95, 3 लेयर सर्जिकल मास्क। एविडेंस की ये बहुत इफेक्टिव है इतना नहीं है। लोगों को वैसे थोड़ा सा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने डाल लिया तो शायद इससे फर्क पड़ेगा। मास्क अगर टाइटली नहीं डाला है और साइड से हवा लीक हो रही है तो मास्क की एफिकेसी यूजली नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिनका ये कहना है कि मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं दिल्ली के, तो ऐसे में आप अगर पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं तो घर से बाहर ना जाएं, और बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगा लें। कैमरामैन गंगा के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर आपका मास्क ढीला रह जाए तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो हम मास्क लगाने के सही तरीके भी आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि कम से कम खर्चे में आप कैसे बेहतर चीजें पा सकते हैं। और मुझे लगता है ऋचा जी कि आपको तो मोहल्ला क्लिनिक में अब बाकायदा इसको बांटना चाहिए। आपको उन लोगों को जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मास्क हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं तो आपको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऋचा जी मोहल्ला क्लिनिक में, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमको ऑक्सीजन बूथ्स जो है जगह जगह पे लगाने पड़ जाएंगे। हमको
ऋषा जी ये मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये हम सबकी सम्मिलित मिस्टेक है। और एक दिन ये होगा कि हमको सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा सांस लेने के लिए। दिल्ली के हालात जो बनते जा रहे हैं, और इस चीज को सिर्फ एक आदमी को नहीं समझना है, एक सरकार को नहीं समझना है, सबको समझना पड़ेगा। दिल्ली एक लैंडलॉक है। लेकिन आचार्य बालकृष्ण के पास अब चलते हैं जानने के लिए कि कौन से योग या फिर आयुर्वेद के तरीके आप आजमा सकते हैं। सुनते हैं आचार्य बालकृष्ण को। प्रदूषण जब फैले तो उस समय पर दो उपाय, या तो हम तत्काल प्रदूषण को दूर कर सकें, ऐसे उपाय करें, अन्यथा अपने आप को मजबूत करें। तो अपने को मजबूत करने के लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए जैसे ज्यादा प्रदूषण है तो घर के अंदर भी बैठ करके कर सकते हैं। लंबा और गहरा सांस लें, विशेष करके अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। दो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को भी कराएं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी और कोई ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त सर्दी जुकाम वगैरह से बचें, क्योंकि एलर्जी होने की बहुत संभावना रहती है। घर में जैसे तुलसी के पत्ते हों, काली मिर्च हो, लौंग हो या अदरक हो, इनको उबाल करके सुबह शाम काढ़ा दे सकते हैं। और दूसरा अच्छा सा उपाय यह है कि अदरक को थोड़ा पानी में उबाल करके और थोड़ा गर्म रहते गुनगुने गर्म में थोड़ा शहद मिला करके भी पिए। उससे पूरा गला साफ रहेगा और पूरी जो गंदगी अंदर जाएगी तो वो शरीर के अंदर टॉक्सिक नहीं बन पाएगा उससे। इन उपाय घर के आसपास में, क्या घर में कम भी जगह हो, गमले में आप तुलसी के पौधे लगाएं। जितना आप तुलसी लगाएंगे उससे आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है घर के आसपास के वातावरण का वो बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। और प्राचीन काल में जो यज्ञ आदि का विधान किया गया था वो भी बहुत लाभकारी है। तो हवन के लिए यदि आपको मंत्र भी नहीं आते हो तो भी अग्नि थोड़ा जला करके और जलती हुई आग में धुआं ना होने दें। आप बहुत अच्छी जो हवन सामग्री है, अभी आस्था के नाम से पतंजलि की भी है, उससे आप आहुति दे सकते हैं। अग्नि उसमें इस ध्यान रखें बस कि धुआं नहीं होना चाहिए, और तेज अग्नि में यदि डाल करके उसको करते हैं तो उससे भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं और उससे जो प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण यज्ञ का विधान किया गया था, आज जो मात्र एक परंपरा के रूप में जीवित है, उस परंपरा को वैज्ञानिकता के साथ पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है। वृक्षारोपण करें, यज्ञ करें और तुलसी आदि जो हितकारी लाभकारी पौधे हैं घर के आसपास में लगाएं। आयुर्वेद की जो परंपरागत जो नुस्खे हैं, दादी नानी के नुस्खे हैं, उनका शरण लें। प्रदूषण से बचने का इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है, और वो उपाय हमारे मध्य में है। आवश्यकता है उसकी वैज्ञानिकता को समझने का और उसको जीवन में अपनाने का। तो आचार्य बालकृष्ण ने भी लंबी बात कही। इस बीच एलजी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। हालांकि मेरा ये मानना है कि आपातकालीन बैठक इस हालात के आने से पहले हो जाती तो बेहतर होता। क्यों ऋचा जी, क्या कहेंगे? पहले बैठक बुलानी चाहिए थी। और वैसे तो ये इनिशिएटिव श्री अरविंद केजरीवाल ये भी ले सकते, वो तो ले चुके थे और बिल्कुल। और जितनी भी चीजें हैं दिल्ली में हो रही हैं वो दिल्ली सरकार की सहमति से, और जो भी ग्रैप, देखिए मैं फिर से कहना चाहूंगी, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल बॉडी बना दी है कि वो सारी स्टेट्स के साथ 16-17 एजेंसीज हैं, उनको डायरेक्टिव दे रही है कि अब इस कंडीशन में आप ये कीजिए, इस कंडीशन में आप ये कीजिए, तो उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। पर वो बॉडीज वो काम ठीक से कर रही है कि नहीं, या नहीं कर। उस्मान जी, मुझे ये बताइए कि सुनीता नारायण जो ईपीसीए से जुड़ी हुई हैं और ईपीसीए के भूरेलाल जी के बाद सबसे ताकतवर सदस्य हैं, उन लोगों ने आखिरकार 19 साल से किया क्या जो ये हालात आज बनने लगे? पहले तो ये कोहरा और धुंध जो है जनवरी फरवरी में होता था, समझ पड़ता था। अब तो ये शुरुआत में ही ऐसा लैंडलॉक हो जाता है कि हालत बुरी हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे आपके थ्रू सुनीता नारायण जी से जानना चाहता हूं कि ईपीसीए ने 19 साल में किया क्या? दीपक जी देखिए, सबसे पहली बात, ईपीसीए का गठन 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुआ, और ईपीसीए का मेन काम यह था कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसकी अवहेलना हो और उसकी इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ईपीसीए को। अब ईपीसीए का अगर मैं आपसे बात करूं, ईपीसीए हर वीक मीटिंग्स करती है, और वो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जिनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन आदेशों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को पालन करना है, तो ईपीसीए का
काम है कि एजेंसीज को बताना कि आप ये काम कीजिए, आप अपने रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए। लेकिन इसका पूरा अगर आप रिस्पॉन्सिबल ईपीसीए को ठहरा देंगे, गलत है, क्योंकि ईपीसीए को सिर्फ वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराने हैं। यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनकी। अगर वो अपना एनफोर्समेंट, अपनी इम्प्लीमेंटेशन सही काम से नहीं करेंगे तो देखिए आज वो स्थिति होगी जो आजकल में हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 5 वर्षों में 19 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल फुल पे। अगर आप सीएनजी की बात करें तो ईपीसीए की वजह से दिल्ली में सीएनजी आए हैं। ये कांग्रेस सरकार थी शुरू की, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जिन्होंने कह दिया था सीएनजी दिल्ली में नहीं आ सकती है। सिर्फ भूरेलाल जी और ईपीसीए की वजह से आज दिल्ली में आप समझ रहे हैं कि हमारी बसेज और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो सीएनजी पे चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, उस्मान जी आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे ये बताइए, सीएनजी एक बहुत अच्छा कदम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी को मनवाया, लेकिन मैं उस्मान जी ये भी जानना चाहूंगा कि आज जैसे हालात क्यों बने, सिर्फ इसका ये जवाब दीजिए। और आज जैसे हालात बनने के लिए जो सरकारी महकमे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाकर क्यों नहीं रगड़ता? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। भाई प्रैक्टिकली सभी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, प्रैक्टिकली सभी डिसीजन और एक्शन प्लान ईपीसीए बना रहा है। बिल्कुल जी, देखिए मैं बताता हूं, सबसे बड़ी दुखद बात तो यही है कि हमारी सरकारें नाकाम करके ये जितने भी फैसले जो सरकार की तरफ से आने चाहिए थे, ये कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। रही बात क्यों आज हम ये स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति सिर्फ इसलिए है कि हमारा कंप्लीट फेलियर है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का। एनफोर्समेंट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पटाखे नहीं बिकेंगे, लेकिन आप देखिए कितनी अवहेलना खुले तौर पर इसकी, बिल्कुल क्या कहते हैं, आप कहते हैं खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हुआ है। हमारी एजेंसीज उसे एनफोर्स नहीं करेंगे तो आज वो स्थिति होगी। ये सिर्फ हमारी एजेंसीज की वजह से जो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। चाहे आप इसमें गार्बेज बर्निंग की बात कर ले, आप ट्रक्स की एंट्री की बात कर ले, या आप कोई से भी आप इसमें सोर्सेज देख लीजिए, वो सिर्फ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से। ठीक है, मैं आप सब लोगों को बताता हूं बीजिंग ने क्या क्या किया है। बीजिंग ने क्या क्या किया है मैं आपको भी बताना चाहता हूं। बीजिंग ने, चीन में भी स्मॉग का संकट बहुत पहले से, उससे निपटने के लिए इन दिनों चीन की सरकार ने बीजिंग में कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया है। छापेमारी चल रही है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो तो आप उठा के उसको बंद कर दें। निर्माण सामग्री ढो रहे 3000 से ज्यादा ट्रकों को सील कर दिया गया है। चीन में नियम बना दिया गया है कि अगर प्रदूषण के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ तो गाड़ियां चलाने, कंस्ट्रक्शन और कुछ खास तरह की फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह बंद हो जाएगा। 4 नवंबर से चीन ने बीजिंग, तियानजिन समेत कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्यों दिल्ली को गैस चेंबर बना के छोड़ दिया जाता है? ये बड़ा सवाल है। मैं सीधे चलूंगा अजीत के पास। अजीत हमारे सहयोगी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही हमको बताया था कि एलजी की बैठक चल रही है। कौन कौन एलजी की इस बैठक में शामिल है अजीत? और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये देर से उठाया गया कदम आपको नहीं लगता है? बिल्कुल साफ तौर पर दीपक सर का बताया तो हम ये देर से उठाया कदम है। जिस हिसाब से लगातार दिवाली के बाद से भी जिस हिसाब से मौसम था और PM 2.5 की मात्रा थी वो तकरीबन 999 तक पहुंच गई थी, उस समय ही सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठा लेने चाहिए थे। कंस्ट्रक्शन काम उस समय रोक देने चाहिए थे। जो पराली जलाने की बात थी वो पराली को जलाने रोक देना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। लेकिन आज जिस हिसाब से आनंद फानंद में जिस हिसाब से माहौल बना हुआ और उस समय भी जो भी ताजा हालात है 5 बजे तक के PM 2.1 वो 999 है। चाहे वो हम आरकेपुरम की बात करें या फिर ITO की बात करें या पंजाबी बाग की बात करें, ये तीनों लोकेशनों पे अभी भी PM 2.5 999 का बना हुआ। लेकिन अब जो बैठक चल रही है दीपक सर, उसमें बताना चाहूंगा कि तमाम मुख्यमंत्री समेत एनवायरमेंट मिनिस्टर और साथ में मनीष सिसोदिया के साथ तमाम हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पे शामिल हैं और तमाम अधिकारी भी हैं कि जल्द से जल्द इससे जो वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उस पर कैसे और नियंत्रण लाया जा सके, पानी का छिड़काव कैसे किया जा सके। ठीक है अजीत, आपने हमको बताया, इतनी सारी बातें बताई, लेकिन अभी भी एक सवाल मेरे दिमाग को नहीं छोड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, हम सबके घरों में बड़े बच्चे या छोटे बच्चे जो भी हों, हर को जीने का अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। क्या हम उनको साफ हवा भी, चलो प्रदूषित हवा दे दो, लेकिन जहर तो नहीं सूंघा सकते? वही जहर हम सूंघा रहे हैं अपने बच्चों को और खुद भी वही सूंघ रहे हैं, खुद उसी की सांस ले रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब कितने जिम्मेदार हैं? हमारी सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं? जो एक्शन लेती हैं कोर्ट्स, वो कितने जिम्मेदार हैं? इसका फैसला, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। महाबहस में आज के लिए इतना ही।